प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमए सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा। और आज का मेरा टॉपिक है संप्रेषण बाधाओं का निराकरण। संप्रेषण बाधाओं का निराकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, संप्रेषण बाधाओं को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, फिर कौन कौन सी बाधाएं हैं जो संप्रेषण में हमें बाधा उत्पन्न करती है, रुकावट पैदा करती है। इन रुकावटों को दूर करने के लिए वो कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम इनको दूर कर सकते हैं। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अध्यापक के लिए संप्रेषण करना अति आवश्यक हो जाता है। जब अध्यापन का कार्य वो करता है, शिक्षण का कार्य वो करता है, पढ़ाने का कार्य वो करता है, तो कई प्रकार से उसको संप्रेषण करना होता है। और संप्रेषण करने पर उन्हें कई प्रकार की ऐसी कठिनाइयां आती है जहां सूचनाओं का ठीक प्रकार से आदान प्रदान नहीं हो पाता, सूचना छात्रों तक नहीं पहुंच पाती। सूचना छात्रों तक पहुंचाने में हमें बहुत सी दिक्कत आती है। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमें कई प्रकार से उपाय करने होते हैं। उन उपायों को हमें ध्यान में रखते हुए हम संप्रेषण की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में आज मैं वीडियो लेकर के आपको आया हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको संप्रेषण की प्रकृति के बारे में, संप्रेषण की विशेषताओं के बारे में, संप्रेषण के सिद्धांतों के बारे में, संप्रेषण क्या है संप्रेषण और संप्रेषण को हम क्यों पढ़ते हैं, संप्रेषण से क्या हम आदान प्रदान करते हैं, इन सारी बातों पर हमने चर्चा की थी। आज हम संप्रेषण की बाधाओं के उपायों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आशा ने पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। तो संप्रेषण में पहला है सरल, सुगम्य एवं स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। जो भी हम संप्रेषण का कार्य कर रहे हैं या संप्रेषण में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, उन सूचनाओं में सरलता, सुगम्य एवं स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो हम कई प्रकार से संप्रेषण के कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न कर सकते हैं। अगर हमारी भाषा सरल प्रकार से, सुगम्य तरीके की है एवं स्पष्टता लिए हुए हैं तो हम कई प्रकार से हम इनका निराकरण कर सकते हैं। ऐसे जो हमारे संप्रेषण का कार्य वो ठीक प्रकार से संपन्न हो सकता है। इन चीजों में कोई रुकावट नहीं होगी। इसलिए इन उपायों का हमें ध्यान रखना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, सुगमता लिए होनी चाहिए एवं स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, ताकि हमारे संप्रेषण में कोई बाधा उत्पन्न हो। हमारी कही हुई बात, हमारे कहे हुए सिद्धांत, बताए हुए संदेश, हमारे जो बताए हुए सूचनाएं स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुंच सके, श्रोता तक पहुंच सके, वो ठीक प्रकार का श्रवण कर सके। इन सारी चीजों के बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये चीजें भी संप्रेषण के लिए बहुत उपाय करने योग्य होते हैं और उन बाधाओं को उनके द्वारा हम दूर कर सकते हैं। दूसरा है सरल बोधगम्यता, और इसमें सरलता होनी चाहिए और बोधगम्यता होनी चाहिए। जो भी चीज है वो हमारी, जो हम संप्रेषण की बात बता रहे, सूचनाएं दे रहे हैं, जो भी चीज कहते हैं वो सरल तरीके से होनी चाहिए, सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए और बोधगम्यता नहीं होनी चाहिए। कई प्रकार की ज्ञानवर्धक वो चीजें होनी चाहिए जिससे हमें कई प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो, बोध प्राप्त हो। इन चीजों में हमें कोई कठिनाई ना आए, वो हम स्पष्ट रूप से उसको समझ सके, सीख सके, ऐसी चीजें भी उसमें होनी चाहिए। ये भी हमारी बाधाओं को दूर करने के लिए, संप्रेषण का बाधाओं का निराकरण करने में बहुत कारगर सिद्ध होती है। इसलिए हमारी सरल एवं बोधगम्यता भी इसमें हमें दिखाई देनी चाहिए। प्रतिपुष्टि की उत्तम व्यवस्था, प्रतिपुष्टि की उत्तम व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। जो भी प्रतिपुष्टि है, जिससे हम कोई सवाल पूछ रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं या अपनी सूचनाएं दे रहे हैं, वो उन तक ठीक प्रकार से पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई, स्पष्ट रूप से वो उन तक समझ में आ पाई है या नहीं आ पाई, उनमें प्रतिपुष्टि की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए।
अगर वो ठीक प्रकार से समझ पाए तो हमें प्रतिपुष्टि उनको प्रदान करनी चाहिए और उनको शाबाशी देनी चाहिए। ये सारी चीजों की उत्तम व्यवस्था अगर होगी तो हमें कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी, हमें उन पर निराकरण में बहुत सुविधा होगी। तो ये भी प्रतिपुष्टि की उत्तम व्यवस्था भी हम संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने में हम कर सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि प्रतिपुष्टि संप्रेषण के बाद मिलनी चाहिए। गुरु अध्यापक अगर छात्रों को कोई बात बता रहा है, कक्षा में कोई संदेश दे रहा है, कोई पाठ पढ़ा रहा है, वो छात्रों को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, स्पष्ट सुनाई दे रहा है। छात्रों से अगर उसने प्रश्न किया, छात्रों ने उसका ठीक प्रकार से उत्तर दे दिया तो उसको प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए। जब तक हम प्रतिपुष्टि उनको प्रदान नहीं करेंगे तब तक हम ठीक प्रकार से उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, पुनः उस कार्य को ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर कार्य के पीछे प्रतिपुष्टि की उत्तम व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। प्रतिपुष्टि मिलेगी तभी उस कार्य को हम आगे से आगे बढ़कर के हम कार्य करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए इसके निराकरण के लिए भी ये भी एक कार्य माना गया है। तो इन बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। श्रेष्ठ श्रवणकर्ता के गुण, श्रेष्ठ श्रवणकर्ता के गुण, जो भी हमारे संप्रेषण है, जो भी सूचना प्रदान की जा रहे हैं, जो भी हम सूचना दे रहे हैं, जो भी हम संदेश भेज रहे हैं, जो भी हम मौखिक या लिखित रूप से उन चीजों को बता रहे हैं, संकेतों के माध्यम से कोई संदेश भेज रहे हैं, वो श्रवणकर्ता जो सुनने वाला, उनमें उत्तम श्रेष्ठ गुण होने चाहिए। उसको ग्रहण करने वाला उत्तम होना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए कि वो ठीक प्रकार से उसको ग्रहण कर रहा है या नहीं, ठीक प्रकार से सुन पा रहा है नहीं, ठीक प्रकार से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। तो ये श्रेष्ठ श्रवणकर्ता के गुण भी इसमें होने चाहिए। तो संप्रेषण बाधाओं का निराकरण इनके द्वारा हो सकता है। अगर हम श्रवणकर्ता में ये गुण नहीं होंगे तो वो अपनी बातों को ठीक प्रकार से नहीं सुन पाएगा, और नहीं सुन पाएगा तो हम संप्रेषण का कार्य हमारा विफल माना जाएगा, हमारी संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमें बाधाओं को दूर करने के लिए, निराकरण उनका करने के लिए श्रेष्ठ श्रवणकर्ता हमें ये गुण होने चाहिए, ऐसे गुण, ताकि हम श्रवणकर्ता ठीक प्रकार से धैर्य पूर्वक उसको सुने, ताकि हम उसका निराकरण कर सके और समझ सके। ये भी एक बात वहां पर कहलाई जाती है। तो ये भी एक बाधाओं को दूर करने के उपायों के अंतर्गत आता है। संदेश के ऊपर अवधान केंद्रीकरण, संदेश के ऊपर अवधान, जो भी संदेश है उसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संदेश के ऊपर जब तक हम ध्यान केंद्रीकरण नहीं करेंगे वो संदेश हमारा ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाएगा। हमें ध्यान पूर्वक संदेश को, जिसको हम पहुंचा पा रहे उस पर केंद्रीय बिंदु रखते हुए, उसको ठीक प्रकार से समझते हुए, उस पर हमें ज्यादा जोर देते हुए, हमें उस पर ज्यादा से ज्यादा उसको केंद्र बिंदु मानते हुए संदेश को स्पष्ट रूप से पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। जब तक हम संदेश के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हमारा संदेश लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। उस पर हम उसको सहज भाव से अगर निकाल देंगे तो संदेश देना हमारा विफल हो जाएगा। उसको बहुत सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक, अवधान में केंद्र बिंदु मानते हुए हम संदेश को पहुंचाए, ताकि हमारा संदेश आगे जाकर के ठीक प्रकार लोगों तक पहुंच सके, हमारा संप्रेषण का कार्य ठीक प्रकार से हो सके। ये भी हमें ध्यान देने योग्य बातें इसमें होती है। इनके उपायों की बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं कि संदेशों के ऊपर अवधान केंद्रीकरण हमारा होना चाहिए। ध्यानपूर्वक श्रवण, ये भी एक कार्य होता है। ध्यानपूर्वक श्रवण, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, संदेशों का श्रवण कर रहे हैं, सूचनाओं का श्रवण कर रहे हैं, या संकेतों के माध्यम से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, या ध्यान दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक उन बातों को हम समझ पा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक श्रवण हमें करना चाहिए, सुनना चाहिए। जब तक हम ध्यानपूर्वक इन चीजों को नहीं सुनेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हम ठीक उसको समझ नहीं पाएंगे, और समझ करके उस कार्य को नहीं कर पाएंगे जिस कार्य को हमें करने के लिए संदेश प्रदान किया गया, सूचना प्रदान की गई है। उन सूचनाओं को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तभी उसके अनुरूप हम कार्य कर पाएंगे। अध्यापक विद्यार्थी को कोई संदेश देता है, सूचनाएं देता है, या कोई कार्य करने के लिए कहता है, जब तक छात्र उसका श्रवण नहीं करेंगे, जब तक छात्र उसको ठीक प्रकार से नहीं सुनेंगे, जब तक ध्यानपूर्वक चीजों को नहीं सुनेंगे, वो कार्य नहीं कर सकता। इसलिए छात्रों को चाहिए
गुरु जी की बताई हुई बातों को ध्यानपूर्वक सुने और सुनने के बाद जो भी हमें सिद्धांत, जो भी हमें नियम, जो भी हमें संदेश, जो भी हमें उसके बारे में जो सूचना प्रदान की जा रही है उसको हम ध्यानपूर्वक सुने और सुनने के बाद उस कार्य को करें। यही श्रवण का ध्यानपूर्वक सुनने का कार्य, जो सुन करके उस कार्य को करना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। हमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, हमें कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक चीजों को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। ये भी संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के उपायों के अंतर्गत आता है। अगला है सक्रिय श्रवण की आदत का विकास। ये भी एक इसके अंतर्गत है, सक्रिय श्रवण की आदत का विकास। हमें सक्रिय रहना चाहिए। जो भी हमें सूचनाएं मिले, जो भी हमें संदेश प्राप्त हो, जो भी हमें बात बताई जाए, जो भी हम संकेतों के माध्यम से कोई बात बताई जाए उसको हम ठीक प्रकार से सक्रिय रूप से समझें। सूचना देने वाले हैं मौखिक, तो उसको ठीक प्रकार से सुनने के बाद हमें सक्रियता रूप से उन चीजों को सुन करके उसकी आदतों का विकास हमें करना चाहिए, ताकि हम कोई भी संदेश कहीं से भी प्राप्त हो, हमें उन संदेशों को प्राप्त करके उनका हमारे विकास करते उस कार्य को हम ठीक प्रकार से संपन्न कर सके। ऐसी आदतों का डालनी चाहिए और सक्रिय श्रवण की आदत का विकास हमें होना चाहिए, तभी हम उस कार्य को ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो ये भी एक हमारे जो है संप्रेषण बाधाओं के निराकरण के लिए हम इनके उपाय हमें देख सकते हैं। तथ्यों का पूर्ण श्रवण। तथ्यों का पूर्ण श्रवण हमें करना चाहिए। जो भी तथ्य है, जो भी हमें बताई गई है, जो भी सूचना दे रही है, उनमें कई प्रकार के ऐसे जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, तथ्य होते हैं, उनका पूर्ण श्रवण करना चाहिए, उन पर प्रकाश डालना चाहिए, उनको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और सुनने के बाद ही हम उसको संपन्नता की ओर ले जाते हैं। तो तथ्यों का पूर्ण श्रवण हमें करना चाहिए। जो भी हमें उसके अंतर्गत बातें बताई गई है उसमें धैर्यपूर्वक उसको सुने, ध्यानपूर्वक उसको सुने और स्पष्ट रूप से उसको सुने और सुन करके अगर कोई बात है तो उसको पूछने के बाद हम उस कार्य को करने पर हमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए तथ्यों का श्रवण, पूर्ण श्रवण करना चाहिए, पूर्ण सुनना चाहिए। तो ये भी एक बात इसमें आती है। अगला है लिखित संदेश को, जो भी लिखित संदेश है उसको गंभीरता से पाठन करना चाहिए। लिखित संदेश भी कई प्रकार से होते हैं, उसको गंभीरता से पाठन करना चाहिए। जो भी हमने लिखित संदेश भेजा, लिख करके मौखिक रूप से, सांकेतिक रूप से कोई भी संदेश हो, तो लिखित संदेश को हम गंभीरता से पाठन करें, उसको पढ़ें। बार बार समझ में नहीं है तो बार बार पढ़ें, लिखित संदेश को गंभीरता से लें। जब तक हम इसको गंभीरता से नहीं लेंगे, उसका पाठन नहीं करेंगे, हमें कोई भी इसके अंतर्गत कोई बातें हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसलिए हमें लिखित संदेश को गंभीरता से पढ़ना चाहिए, पाठन करना चाहिए, तभी उस संदेश को हम समझ पाएंगे, तभी उसके बारे में गंभीरता से विचार कर पाएंगे, तभी उसको हम कार्य को कर पाएंगे। से लिखित संदेश को गंभीरता से पाठन करना चाहिए, सोच समझ कर। अगर समझ में 2 बार उसको पढ़ना चाहिए, बार बार उसको पढ़ना चाहिए, गंभीरता लिए हुए उसमें होनी चाहिए, तभी हम संदेशों को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। और संदेशों को हमें ठीक प्रकार से समझ गए तो हमें संप्रेषण में कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी, उसका हम निराकरण कर पाएंगे, कोई बाधा होगी। इसलिए हम संदेशों को गंभीरता से उसका पाठन करना चाहिए, ताकि बात स्पष्ट हमारे सामने आ जाए, उसको समझ पाए और हम कार्य को कर सके। तो ये भी एक कार्य इसके अंतर्गत। शीघ्रता एवं संवेगों से बचिए। शीघ्रता एवं संवेगों से बचिए। शीघ्रता कभी नहीं चाहिए। जल्दबाजी में हमारा जो संप्रेषण है कार्य वो बिगड़ता है। एवं संवेगों से बचिए। और संवेग, अगर हमारे शारीरिक संवेग जो है उनसे हमें बचना चाहिए। कि शीघ्रता एवं संवेग जो हमारे उत्पन्न होते हैं, जल्दबाजी करना या कोई आदत से हमारे जो हाव भाव है या कोई ऐसे संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, तो हमें कई प्रकार से जो संप्रेषण में जो हम बोलना चाह रहे हैं उसमें कठिनाई उत्पन्न होती है। उनमें हमें संवेगों को रोक करके और शीघ्रता को रोक करके हमें जल्दबाजी नहीं, गंभीरता लिए हुए इन चीजों को लेना चाहिए। अगर हम कोई संदेश सूचना देना चाहे तो गंभीर तरीके से दे, ताकि लोगों तक स्पष्ट रूप से वो बातें पहुंच सके, बच्चों तक वो बातें पहुंच सके,
अध्यापक को गंभीर कक्षा में रहना चाहिए ताकि बच्चे स्पष्ट रूप से उनकी बातों को, कई बातों को सुन सके। इन सारी बातों को ध्यान में, या कोई भी सामाजिक कार्य हो, शैक्षिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, या कोई भी कार्य हमारा व्यवसायिक कार्य हो, उन सारी चीजों को गंभीरता लिए होनी चाहिए। जो भी हमारे लिखित संदेश हैं उनको ठीक प्रकार के पढ़ करके सुनाना चाहिए, उसको गंभीरता से सुनाना चाहिए। ये नहीं किसी को हंस करके सुनाया तो हमारा संप्रेषण बिगड़ जाता है, कोई हमारी बात दूर तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हर चीज में कोई भी हम संदेश देना चाहते हैं वो गंभीर तरीके से उसका पाठन करना चाहिए, उसमें कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई चीज हमें पाठन के लिए दे दी, संदेश देने के लिए, बोलने के लिए दे दिया, तो कभी संदेश पढ़ने में जल्दबाजी न करें। एक एक शब्द स्पष्ट रूप से उनको सुनाए ताकि वो स्पष्ट रूप से उनको समझ सके। तो ये भी कार्य गंभीरता नहीं होनी चाहिए, तब हमारे निराकरण इसके द्वारा हम कर सकते हैं, उपायों के द्वारा। शीघ्रता संवेगों से बचिए, और जो भी शीघ्रता है, संवेग है, उससे हमें बचना चाहिए। हमें कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आवेग संवेगों पर नियंत्रण करते हुए हमें इनसे बचना चाहिए। तो ये भी चीज है। उत्तम श्रवणकर्ता ही उत्तम संप्रेषणकर्ता होता है। उत्तम श्रवणकर्ता जो होता है वही उत्तम संप्रेषणकर्ता होता है। जो ज्यादा सुनता है, ठीक प्रकार से कई हुई बातों को सुन रहा है, वही संप्रेषण का कार्य ठीक प्रकार से कर सकता है, उसकी भाषा स्पष्ट रूप से हो सकती है। इसलिए उत्तम श्रवणकर्ता जो होता है, सुनने वाला श्रोता होता है, वही अच्छा श्रवण करता होता है, संप्रेषण करता होता है, वही हमें उत्तम संप्रेषण का कार्य कर सकता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए, और कम से कम हमारे जो भी हम बातें कहें वो स्पष्ट रूप से कहें। संप्रेषण का जो कार्य है वो स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, हमारी बात कहने का तरीका ठीक होना चाहिए, मधुर वाणी हमारी होनी चाहिए, एक एक शब्द में स्पष्टता हमारी होनी चाहिए। जब भी हम बोले लोग हमें ध्यानपूर्वक सुने और सुन करके हमसे प्रभावित होने के बाद हम उस कार्य को ठीक प्रकार से, निपुण तरीके से कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वही हमारा सबसे बड़ा कार्य होता है। इसलिए इसमें बताया गया उत्तम श्रवणकर्ता जो उत्तम तरीके से सुनता है, धैर्यपूर्वक सुनता है, बताए हुए संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनता है, ठीक प्रकार से पाठन करता है, गंभीरता लिए होता है। तो उन चीजों के लिए हम देखें तो जो संप्रेषण का कार्य है हमारा, उनको जो वो भली भांति निभा सकता है, भली भांति वो कार्य को वो कर सकता है। इसलिए उत्तम श्रवण करता है, उत्तम संप्रेषण करता हो सकता है, होता है, ये हम कह सकते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने संप्रेषण की बाधाएं दूर करने के कई प्रकार के उपाय बताने का प्रयास किया है, क्योंकि संप्रेषण जब हम करते हैं तो कई प्रकार की बाधाएं हमारे सामने उत्पन्न करती है, कई प्रकार की बाधाएं हमारे सामने आती है। उन बाधाओं को हम दूर करें, बाधाओं को हम रोकें, और रोक करके उन कठिनाइयों को हम दूर करें कि कहाँ हमारे जो शिक्षा में कठिनाई आ रही है, या व्यवसायिक क्षेत्र में कठिनाई आ रही है, या धार्मिक क्षेत्र में कठिनाई आ रही है, या व्यक्तिगत जो हमारी जो स्टडी है उसमें कठिनाई, कहाँ कठिनाई आ रही है, उनका किस प्रकार से हम निराकरण कर सकते हैं, किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। इन संप्रेषण के जो कही हुई बात है, संदेशों के माध्यम से या सूचनाओं के माध्यम से कहाँ कठिनाई आ रही है, उन सूचनाओं उनको दूर करने के लिए कई प्रकार की बातों का हमें ध्यान करना चाहिए, इन उपायों का ध्यान है। तो इन उपायों में मैंने पुनः प्रकाश डाल रहा हूँ आपका कि हमारी जो बाधाओं को दूर करने के लिए कई प्रकार का कार्य कर सकते हैं। हमारी जो कार्य है वो सरल होना चाहिए। संप्रेषण का कार्य कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, और भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। सरल, सुगम और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। अगर ये स्पष्ट होगी, सरल होगी, सुगम होगी, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपस में इस बात को समझ पाएंगे, ठीक प्रकार से समझ करके उस कार्य को कर पाएंगे। यही सबसे बड़ी बात है। और बौद्धिक गम्यता इसमें होनी चाहिए, और बौद्धिक गम्यता भी इसमें लेकर के चले तो हमारी बात भी, हमारे संप्रेषण कार्य ठीक प्रकार से। प्रतिपुष्टि भी उत्तम व्यवस्था, और प्रतिपुष्टि की समय समय पर प्रतिपुष्टि उनको मिलनी चाहिए, इसकी भी उत्तम व्यवस्था इसके अंतर्गत रखेंगे तो करें। और श्रवणकर्ता के गुण इसमें, श्रेष्ठ गुण इसमें हमें प्रदान करने चाहिए, और संदेशों को ध्यानपूर्वक श्रवण करने का कार्य भी इसमें होना चाहिए। जब भी हम कोई संदेश दे रहे हैं तो ध्यानपूर्वक श्रवण करता इसको सुने और उसको समझे।
सक्रिय श्रवण की आदत का विकास, और सक्रियता उसमें होनी चाहिए, श्रवण की आदत का, ज्यादा सुनने की आदत का विकास उसमें होना चाहिए, तभी उस चीज को हम समझ पाएंगे। और लिखित संदेशों को गंभीरता से पाठन करना चाहिए, लिखित जो संदेश है उसको बार बार उसको पढ़ना चाहिए ताकि ठीक प्रकार से वो समझ में आ जाए। और शीघ्रता एवं संवेगों से बचनी चाहिए, और जल्दबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए, और उत्तम श्रवण करता ही उत्तम संप्रेषण करता होता है। इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान रख करके हम इन सारी चीजों के संप्रेषण की बाधाओं का निराकरण समय पर हम कर सकते हैं। मैंने निराकरण उपायों के बारे में आपको बताया, और आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।